Welcome students to your channel RG क्लासेस। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए ताकि आप आगे के वीडियो देख सकें और बच्चों की मदद हो सके। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32 है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हमारी, ये आपको डिटेल्स पता ही हैं कि 16 तारीख की ये वर्कशीट है। तो ये साइंस वर्कशीट में हम अब चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स आपका चैप्टर, इसमें कुछ टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं जो मेरे आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने 9th और 10th का रिवाइज सिलेबस फॉर 2020-21 उसमें बनाया है उस वीडियो में आपके लिए कि चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं वो बताया गया है। अब इसमें हम इस चैप्टर को अगर शुरू करें, ये आपका चैप्टर नंबर जो आपकी साइंस की बुक है उसमें ये चैप्टर सिलेबस में है मेटल और नॉन मेटल। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। चैप्टर नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी बुक में, वहाँ मैंने बताया है कि चैप्टर 3 में कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं और कौन सी अभी आएंगी। तो चलिए आप हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको, आप ये चैप्टर को भी पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे साथ में, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद रिवाइज भी कराए जाएंगे जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसमें आप अपने कमेंट भी लिखिए कि आपको कोई और चीज़ जिसमें डाउट आ रहा हो, पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं उसके लिए भी आपको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। पर आपका मेन पर्पज़ होना चाहिए नॉलेज को गेन करना, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कर ही रहे हो, करोगे ही, लेकिन नॉलेज आपकी जितनी गेन कर सको जो आपको आगे कम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टैंड आउट करने के लिए, आगे दिखने के लिए हेल्प करेगी, जो आपकी नॉलेज है। और वो नॉलेज जो होती है वो एकदम से या एक दिन में नहीं आती कि आप एक दिन में किसी क्लास में गए या आपने एक महीने में कोचिंग ली। वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हो, फिर बहुत बर्डन होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमें आता नहीं है, ये चीज़ें रह गई। क्यों? क्योंकि हम रेगुलरली अगर नॉलेज को ग्रहण करेंगे, रेगुलरली आप ये वीडियो देखोगे, चैनल पे पुराने वीडियो बहुत हैं। आप ये ना सोचें कि सिर्फ 10th का आपको देखना है, आपके बेस 9th से भी बनते हैं। छोटी क्लास, हर क्लास में आपका कोई ना कोई नई चीज़ आती है, बेस बनता है। तो वो चीज़ें अगर आप साथ साथ में करते जाओगे, लास्ट में 1 महीने 2 महीने के जो कोचिंग करते हैं लोग, ठीक है वो कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार रह जाते हैं, लेकिन फिर नॉलेज इस तरह से नहीं होती। नॉलेज एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसको आप ध्यान से करते जाएंगे तो ही आप उसको नॉलेज को गेन कर पाएंगे। फिर आपको एग्ज़ाम्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप नॉलेज में परफेक्ट हैं। तो नॉलेज आपकी परफेक्ट कैसे होगी? जब आप रेगुलरली चीज़ों को धीरे धीरे उनको ग्रैस्प करते जाएंगे, फिर उनकी रिवीजन देखेंगे, कुछ देर बाद देखेंगे आपकी वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आप ईजिली हर एक चीज़ को कर पाएंगे। और उन्हीं चीज़ों के लिए जिनके लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपके लिए बहुत ईजी लगेंगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अब आप देख लिए इसको। एलिमेंट्स आपने पहले पढ़ा है 9th में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप अपने आसपास भी जो भी चीज़ें देते हैं किसी न किसी एलिमेंट से बनी हुई हैं। कार्बन एलिमेंट है आपके पास, आप आसपास देखते हो आयरन, आयरन हो गया आपका, आयन बोलते हैं इसको, आयन। आपका स्टील है, स्टील जो है वो मिक्स बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है। तो इस तरह से आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो, कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह की चीज़ें देखते हो आप। तो इनको हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। बेसिकली आपने ये 8th में पढ़ा होगा, तो आपको पता है नॉलेज आपकी धीरे धीरे बढ़ती है। तो आपने 8th में जो पढ़ा है उससे आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे हम 10th में, तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। आप 8th की नॉलेज के बेस पे अगर आपको 8th की वो चीज़ें नहीं बताऊंगी तो फिर आपको फिर एकदम से सारा नया लगेगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाते जाइए। टाइम कभी भी ये नहीं होता कि टाइम अब ख़त्म हो गया चीज़ों का। अब आपका नॉलेज गेन करने का टाइम अभी भी है। आप अब 10th में हो, तो आपकी नॉलेज जो होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे। सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटने का नहीं, नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आजकल, लेकिन आपकी नॉलेज जो है वो आपको स्टैंड आउट कराएगी, हर जगह आपको ऊपर लेके आएगी, एक्सीलेंट बनाएगी। मेटल एंड नॉन मेटल्स के इनको बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपने 8th क्लास में पहले पढ़ा हुआ है, उसी का रिवीजन है जस्ट। तो
कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके बेस पे एलिमेंट्स को हमने मेटल्स दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स। मेटल्स जो धातु और अधातु जिनको हिंदी में बोलते हैं। कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो हिंदी भी सीखते हो, या हिंदी मीडियम पढ़ते हो इंग्लिश भी सीखते हो, ये जस्ट कम्युनिकेशन के वो हैं अलग अलग। तो चीज़ आप जितनी ज़्यादा सीख पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर, इनमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़, पहले मेटल्स देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं उनके। आयरन, आयरन आपको बताया। Fe का क्या मतलब है? Fe आपको शॉर्ट बताया होगा पहले भी 9th में। सिंबल होता है आयरन, कई सिंबल हमने ग्रीक लेटर से लिए गए हैं, जैसे फेरम, ग्रीक में इसका नाम है फेरम, तो उससे हमने आयरन का Fe ले लिया। ग्रीक में आयरन का नाम फेरम, ग्रीक लेटर में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, जनरली जो शॉर्ट फॉर्म ली जाती हैं एलिमेंट्स के सिंबल जिनको बोलते हैं हम, वो लिए जाते हैं या तो उनके ग्रीक लेटर से, ग्रीक नेम से। जो तो फर्स्ट टू वर्ड लेते हैं, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये भी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ है। सिल्वर Ag, क्यों Ag इसका? क्योंकि इसका ग्रीक में नाम था अर्जेंटियम, अर्जेंटियम ग्रीक नाम है, तो वहाँ से हमने ले लिया A और G। Ar क्यों नहीं लिया? क्योंकि Ar ऑलरेडी आर्गन का है, तो आर्गन दोनों फिर एक जैसे सिंबल हो जाएंगे। सिंबल हम इसलिए लेते हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। केमिकल रिएक्शन लिखनी है या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कॉपर Cu, कॉपर का Cu क्यों हो गया? CO क्यों नहीं, जबकि उसमें U नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको रिवाइज बताते हैं फिर भी। क्यूप्रम इसका नाम है ग्रीक में, तो उससे हमने ले लिया Cu। कॉपर तांबा, सिल्वर चांदी, एल्युमिनियम एल्युमिनियम हम बोलते हैं, आयरन लोहा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो, घरों में देखते हो। कॉपर वायर में दिखता है आपको, कॉपर की वायर्स होती हैं। जब आप प्लास्टिक हटा के देखोगे तो आपको वहाँ कॉपर दिखाई देगा। तो अब ये सारे हैं मेटल्स, इनको हमने मेटल्स क्लासीफाई किया हुआ है। ये 4 नहीं, और भी मेटल्स हैं। आप 4th चैप्टर करोगे भी पीरियोडिक, जब आप 5th चैप्टर करोगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आपको समझ आएगा कि मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जनरली गैस हैं, जनरली दीज आर गैसेज। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो है आपका वो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। तो ये नॉन मेटल्स हैं। अब इन नामों के बेस पे आपने ऑक्सीजन कभी नहीं देखी होगी, दिखती नहीं है आपको, यूज़ हमेशा करते हैं हर रोज़। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आसपास है पर दिखती नहीं है, 78% नाइट्रोजन है, गैस है। सल्फर आप देख सकते हो, येलो कलर का एक मेटल है, नॉन मेटल है। तो अब आपको बताएं कि क्यों इनको ऐसे कर दिया हमने कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, पता कैसे लगा? तो उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हम पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हम जिनको रिटर्न बैक कर सकते हैं चीज़ों को, और वो दिखाई देती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम केमिकली उनको देखते हैं तब रिएक्शंस करते हैं या उनके चेंजेस आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आते, रहते वही चीज़ है, बस उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो। जैसे सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्टर। व्हाट इज़ लस्टर? लस्टर होता है चमकना, शाइन, जिसको हम शाइन, चमक, चमक या शाइन हम बोलते हैं। शाइनिंग है इसमें, चमक रही है चीज़। तो आप देखें मेटल्स, वो उनकी अपनी चमक होती है। आप लोहा देखें, आप आयरन देखें, चांदी देखें, सिल्वर, आप एल्युमिनियम देखें। एल्युमिनियम आपको कोई डल होता है, ये कुकर, एल्युमिनियम कहाँ देखा आपने? कुकर आपके बहुत सारे कुकर एल्युमिनियम के होते हैं। आपके चाय वाले बर्तन एल्युमिनियम के होते हैं या स्टील के रखते हो घर पे, तो आपने एल्युमिनियम देखा है इसमें। मेटल्स में शाइनिंग सरफेस होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है डिफरेंस। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल? मेटल्स में शाइनिंग सरफेस होती है, जबकि नॉन मेटल दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल में आपके, जैसे आपने पढ़ा, कुछ तो गैसेज ही आ गई आपकी, और बाकी जैसे वुड है उसमें कार्बन है, लकड़ी में कार्बन है। लकड़ी में शाइनिंग सरफेस नहीं होती। आपको अगर दरवाज़ा तो चमक रहा है लकड़ी का, दरवाज़ा नहीं चमकेगा, उसके ऊपर आपने पॉलिश की है, वो पॉलिश मेटेलिक है, वो मेटल्स की चमक है। हम पेंट करते हैं दरवाज़ों पे, घरों में, उनकी चमक है। तो मेटल्स की अपनी एक चमक होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, जिसको हम बोलते हैं लस्टर, जबकि नॉन मेटल्स की नहीं होती। लेकिन आपको एक्सेप्शनल चीज़ केस जरूर याद करने हैं, कई बार पेपर में पूछ सकते हैं, नेम ए नॉन मेटल विच हैज़ शाइनिंग सरफेस विच हैज़ लस्टर। एक नॉन मेटल है उसमें से जिसकी शाइनिंग सरफेस है, आयोडीन। ये आप ध्यान से नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। वीडियो आप हर टाइम नहीं देख सकते एग्ज़ाम के पहले, तो आप इनको नोट्स भी बनाते जाएं साथ साथ। तो आयोडीन इसमें एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी अपनी शाइनिंग सरफेस होती है। हार्डनेस,
हार्ड आपने पता है गैस, वही मेटल्स जो हैं वो हार्ड है, तभी मजबूत उनसे आप आयरन के वो बनते हैं, आपके जितने भी पुल बनते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, ट्रक्स में, गाड़ियों में, मशीन पार्ट्स में मेटल्स यूज़ होते हैं। एल्युमिनियम के आप कुकर बना रहे हो, क्योंकि वो क्या हैं, हार्डनेस है उनमें। दे आर जनरली हार्ड, मेटल जनरली क्या है, हार्ड। जनरली क्यों लिखा हमने, ऑलवेज हार्ड नहीं लिखा कि सारे हार्ड होंगे, नहीं। कुछ उनमें से एक्सपेक्शनल केस हैं, ये एक्सपेक्शनल केस जरूर याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कई बार कंपटीशंस में जब जनरल साइंस आती है तब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इस टाइम याद कर रखा है, इनको ध्यान से पढ़ रखा है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, तीनों में IUM लगा, पीछे देखो। सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, अभी 5th चैप्टर जब पढ़ोगे पता लगेगा, एक ही ग्रुप के हैं सारे। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट हैं और कैन ईजिली बी कट विद नाइफ। एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, नेम टू मेटल्स, नेम द मेटल्स विच कैन ईजिली बी कट विद नाइफ। तो ईजिली कैन बी कट विद नाइफ, तो ईजिली कैन कट विद नाइफ इज़ आर सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम। जैसे आप मक्खन की टिक्की में मक्खन काटते हो चाकू से, तो ऐसे ही इसको काट सकते हो, सोडियम को, लिथियम को और पोटाशियम को। बहुत सॉफ्ट मेटल हैं ये। तो ये आपको समझ आ गया, जनरली हार्ड हैं मेटल्स, तीन को छोड़ के, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, ये भी आप नोट कर लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, अगर इसी टाइम देखें, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। ऑब्वियसली जब मेटल्स हार्ड है तो नॉन मेटल डिफरेंस आएगा, सॉफ्ट हैं। लेकिन सबसे हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, वो है डायमंड। वो उसकी स्ट्रक्चर के कारण है। कार्बन की एक फॉर्म है एलोट्रोपिक फॉर्म, आपने पहले 8th में पढ़ी होगी, अभी भी बाद में पढ़ोगे इसमें। एलोट्रोप्स होते हैं जो एक ही जो एलिमेंट है उसके अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो फिजिकली केमिकली सेम है, फिजिकली अलग अलग फॉर्म दिखाता है, तो वो होती हैं एलोट्रोप्स। जैसे कार्बन के हैं डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपका पेंसिल्स में यूज़ होता है, इतना सॉफ्ट होता है, वो भी कार्बन है, प्योर कार्बन है, वो कार्बन से बना हुआ है। डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण उनमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस का डिफरेंस है। तो आप ये समझ गए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। देन स्टेट होता है, अभी आपको बताया था फिजिकल स्टेट, वैसे तो आपने काफ़ी 5 पढ़ी होंगी 9th में, लेकिन 3 फिजिकल स्टेट मेनली हम देखते हैं जो अपने आसपास देख सकते हैं हम इजीली, वो है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। आयरन आप देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये मत कहना कि इसको पिघला दिया, तो पिघला तो सकते ही हैं मेटल्स को, तभी तो उससे शेप बनती है। पिघला के नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ है आपने, रूम टेम्परेचर जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर टेम्परेचर रखा हुआ है नॉर्मल, तो वहाँ पे मेटल्स क्या हैं, वो होते हैं, मेटल्स क्या होंगे, सॉलिड्स। जनरली मेटल्स सॉलिड हैं। सिर्फ एक मेटल है जो लिक्विड है, वो आज बहुत देखते हैं हम थर्मामीटर्स में, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो क्या है, लिक्विड। ये भी आपको याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेपर में कई बार आता है नेम ए नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड, या नेम ए मेटल विच इज़ लिक्विड। मेटल जो है लिक्विड वो मर्क्यूरी है, जिसका सिंबल है Hg। बाकी सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड। आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर आपने देखे हैं, सब सॉलिड हैं। नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। जैसे सल्फर आपने पीछे बताया मैंने, सॉलिड है। ज़्यादातर नॉन मेटल गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैस फॉर्म में होते हैं। सिर्फ एक है लिक्विड, लिक्विड में दोनों में एक ही है, इसमें मर्क्यूरी है लिक्विड, इसमें ब्रोमाइन लिक्विड है। ये गैस में नहीं होते, मेटल सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जबकि नॉन मेटल सॉलिड और गैसेस दोनों हो सकते हैं, सिर्फ लिक्विड में एक आता है ब्रोमाइन या ब्रोमीन बोलते हो आप, और मेटल्स में आता है मर्क्यूरी। मेलेबिलिटी क्या होती है, आपने पहले ही पढ़ा है। मेलेबिलिटी होता है हम किसी चीज़ को जब हथौड़े से पीटें, हैमर से पीटें, तो वह बढ़ती जाए, टूटे नहीं, आगे आगे बढ़ती जाए, कुछ लेंथ उसकी, कुछ उसके जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी। इसको सही से डिफाइन कैसे करेंगे, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स कैसे पता लगा आपको, थिन शीट्स को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो इतना मतलब है मेटल्स आर मेलेबल। अगर आ जाए व्हाट इज मेलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स।
कैसे आप एल्युमिनियम फॉयल देखो कितनी पतली फॉयल है, जिसमें रोटी आप खाना लपेटते हो, जो आपके काफ़ी चीज़ों को पैकेज करने के काम आती है। होम फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल इतनी पतली सी, और ये एल्युमिनियम का, उसी एल्युमिनियम का आपका कुकर बना होता है, उसी एल्युमिनियम का चाय का बर्तन बना हुआ, कितना मोटा है उसका तला, और वो, और उसी एल्युमिनियम से पतली पतली शीट बनी हुई है। मिठाइयों पे चांदी की वो पतली पतली शीट लगाई जाती हैं। आप सोना देख लो, कितने पतला पतला सोना। आपने नाइन्थ में अगर याद हो, अगर नॉलेज मैंने बताया ना, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने गोल्ड की इतनी पतली फॉयल बनाई थी। तो मेटल्स को हम थिन शीट्स में, पतली पतली चादरें बोलते हैं, जैसे शीट चादर, शीट जो है मतलब पतली पतली फॉयल टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। आप लकड़ी के, कभी आपने लकड़ी की कोई फॉयल देखी हो? नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल हैं, उनको अगर मारेंगे तो वो टूट जाएंगी। डक्टिलिटी होता है, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना, मेलेबिलिटी शीट्स में डक्टिलिटी का मतलब है वायर से बनाना। मेटल्स कैन बी ड्रॉन, खींच के उनको पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। कैसे? आपने बहुत एग्जांपल देखे अपने आसपास, देखो कॉपर की वायर जो आपकी बिजली में यूज होती है, एल्युमिनियम की वायर, बड़ी बड़ी तारें एल्युमिनियम की आपने देखी होंगी, जो बाहर खंभों से आ रही हैं तारें। आपकी केबल वाली, केबल में तार जो होती है, जो केबल टीवी चलता है उसमें एल्युमिनियम की तार भी होती है, कॉपर वाली भी, दोनों होती हैं अलग अलग में। दूसरा आप देखो, जो लोहे की तारें जिस पे कपड़े सुखाते हैं लोग कई बार, या और भी काम आती हैं, तो थिन वायर्स इनसे बन सकती हैं मेटल से। इसको बोलते हैं हम डक्टाइल। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज डक्टिलिटी, एंड metals are ductile because they can be made into thin wires, drawn into thin wires. non metals are non ductile, नॉन मेटल्स की थिन वायर्स नहीं बन सकती। ज़्यादातर तो गैस है, गैस की वायर कैसे बनेगी? और जो सॉलिड भी हैं वो भी इतने ऐसे हैं कि उनकी भी वायर नहीं बन सकती। इसके बाद आता है आपके पास मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में से हीट पास हो जाती है। हीट पास होने का मतलब है भाई, एक साइड से गर्म करोगे तो दूसरी साइड भी गर्म हो जाएगी, वो वहाँ से जलेगा नहीं, दूसरी साइड तक पूरा गर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडक्ट करना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। मतलब यहाँ पे है आपका, यहाँ एक छोटी क्लासों में एक्सपेरिमेंट भी थे इसके। आयरन, जैसे आप चम्मच देखो, आप चम्मच या कड़छी या स्पून उसमें रखते हो आप किसी चीज़ में, तो यहाँ से आपका, आप रखते तो ये है, ये तो ऊपर हिस्सा है, लेकिन ये भी गर्म हो जाता है, पूरा चम्मच गर्म हो जाता है, क्योंकि वो किससे बना है? मेटल से। इसी से बचाने के लिए हम कुकर वगैरह में लकड़ी के या प्लास्टिक के हत्थे लगाते हैं, उसके हाथ पकड़ने वाले प्लास्टिक या लकड़ी के लगाते हैं, ताकि वो गर्म ना हो जाएं, क्योंकि पूरा कुकर गर्म हो जाता है, इसीलिए तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया कंडक्शन ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी तो आप पता ही है, जितनी तारें हैं आपकी किसकी बनी है? कॉपर की, एल्युमिनियम की। क्यों बनी है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास कर देंगी। जैसे आयरन की, अगर आयरन की तार लगा दें हम, या लोहा, लोहे में करंट आ जाता है, लोहे के कूलर में। क्यों? क्योंकि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन मेटल पर एक दो इसमें ये भी याद रखने हैं, नॉर्मल में ये जो नॉर्मली नहीं आपको दिया जाता, लेकिन मरकरी और लेड, ये हैं, दे आर एक्सप्रेशनल, दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उसमें से हीट भी पास नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। जैसे आप वुड है, इसमें कार्बन है, आप वुड को यहाँ से अगर गर्म करोगे तो ये यहाँ से जल जाएगी, यहाँ से गर्म नहीं होगी। इसके यूज़ भी हैं। प्लास्टिक है, इस तरह से चीज़ें, ये नॉन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, मतलब ये कंडक्ट नहीं करते, इसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं भेजते। सिर्फ उसमें से एक है जो बेस्ट कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, बेस्ट तो नहीं, बहुत अच्छा माना जाता है, ग्रेफाइट, जो कार्बन की एक फॉर्म आपको बताया था, जो सेल में यूज़ होता है। आपके सेल जो होते हैं, अगर पुराने सेल को आप बैटरी सेल, जो सेल यूज़ होते हैं, उसको पुराने को तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर की रोड मिलेगी, जो पेंसिल की तरह लिख भी सकती है, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये याद रखना कि एक्सेप्शनल है नॉन मेटल में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला ग्रेफाइट। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर हैं, लेकिन जो नहीं करता, दो उसमें एक्सेप्शनल केस हैं, मर्क्यूरी एंड लेड। आप इसको लिख लेंगे अलग अलग नोट्स में, तो आपको अच्छी तरह ये रिवाइज हो जाएगा। डेंसिटी होता है कि उनका, जिसको हम भारी बोलते हैं, भारी है, भारी मतलब वेट से नहीं, डेंसिटी से होता है। डेंसिटी का मतलब है कि वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा वेट है उसका।
हैवीनेस जिसको बोलते हैं। जनरली मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है, जनरली इजीली मेल्ट नहीं होते, कई 100 डिग्री पे जाके मेल्ट होती हैं। लेकिन आपने पढ़ा था सोडियम एक सॉफ्ट और पोटाशियम, ये दोनों ऐसे मेटल हैं बहुत हाईली रिएक्टिव हैं। उसको आप बाहर रख दोगे जैसी एयर में, बाद में इसका पढ़ेंगे कि कहाँ रखते हैं इसको, एयर में रखते ही ये जल जाएंगे, मेल्ट होना तो क्या, ये वेपर बन के उड़ जाएंगे जल के। और इनकी डेंसिटी भी हल्के भी हैं, तो ये इनमें एक्सप्रेशनल केस है, कंफ्यूज नहीं होना। अलग अलग डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट के लिए अलग, ऊपर हमने पढ़ा था इनको सॉफ्टनेस में। नॉन मेटल जनरली लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इजीली मेल्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक है और भी चीज़ें नॉन मेटल हैं, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस, सोनो जहाँ भी आ गया साउंड, साउंड से रिलेटेड, तो साउंड प्रोड्यूस करना। कैसी साउंड? साउंड तो सारे प्रोड्यूस करेंगे। रिंगिंग साउंड, आपने अपने स्कूल की बेल, घर की बेल, या आप देखो लोहे का दरवाज़ा हो उसको खटखटाओ और एक लकड़ी का दरवाज़ा खटखटाओ, आवाज़ किस में से रिंगिंग आएगी? बेल जैसी आवाज़ आएगी, ऑब्वियसली लोहे में से। आप थाली बजाओ, घर में जब थाली पे चम्मच बजाते हैं, बजाए थे, तो उसमें से आवाज़ आती है बेल जैसी। स्कूल में जो बेल होती है वो किसकी बनी होती है? लकड़ी की तो नहीं बना सकते, लकड़ी की बनाओगे तो गूंजेंगी नहीं आवाज़, रिंगिंग साउंड नहीं होगी। तो मेटल्स जो होते हैं वो, एक मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। कौन सी साउंड ये इसमें लिख सकते हैं आप सब में? रिंगिंग साउंड, बेल जैसी आवाज़ आएगी इसमें से जो गूंजती रहेगी। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे लकड़ी है, आप लकड़ी के बेंच पे चम्मच मारो और लोहे के बेंच पे चम्मच मारो तो आपको आवाज़ में डिफरेंस पता लग जाएगा। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, वो रिंगिंग साउंड्स प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए नॉन मेटल से बेल नहीं बनाएंगे हम, मेटल से बनाते हैं बेल। ठीक है, तो ये होगी आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल एंड नॉन मेटल की। इसके बाद इसमें हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक्चुअली ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में बनेगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे टेस्ट करना है आपको तो ये कुछ टेस्टिंग वो दिए हुए हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये बैटरी है सेल जैसे, ये बल्ब लगाया हुआ है यहाँ पे, ये स्विच है जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हम, जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। ये 2 क्लिप्स हैं जिसके बीच में हम कोई भी चीज़ डाल के दे सकते हैं। अगर हम यहाँ मेटल की कोई चीज़ जैसे लोहे की नेल डाल दी, आयरन नेल हम इनको कनेक्ट कर दें दोनों क्लिप से, तो ये, और यहाँ से स्विच ऑन है तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। और यहाँ से अगर करंट, अगर ये बल्ब जलता है इसका मतलब ये जो है ये गुड कंडक्टर है, ये हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ आयरन डाल दें, आयरन की जगह हम लकड़ी डाल दें, वुड का कोई वुड डाल दें यहाँ पे, वुड की पेंसिल, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि वुड जो है कार्बन है, वो बैड कंडक्टर है। लेकिन वुड में भी एक है कि जो आपकी पेंसिल है उसके दोनों सिरे छील दो तो दोनों ग्रेफाइट हो गया, अंदर भी ग्रेफाइट है, जब टच करोगे तो ये कंडक्ट करेगा। बल्ब जलेगा इसका मतलब कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, नहीं जल रहा तो नहीं कंडक्ट हो रही इलेक्ट्रिसिटी, पास नहीं हो रही। कंडक्ट मतलब पास होना। फिर है आपका, ये आपकी एक केमिकल प्रॉपर्टी के लिए दिया हुआ है। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है लेकिन चलो फिर भी आपको मैं इसी में कर देता हूँ कवर। दूसरा है फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, हम पढ़ेंगे ऐसी नॉन मेटल की अगले उसमें पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में मतलब वो केमिकली कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या वो चेंज आता है, नए केमिकल कैसे बनाते हैं। मेटल्स को जब एयर से रिएक्शन कराएं तो कई मेटल तो बहुत ईजिली, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोलेंगे हाईली रिएक्टिव, कई थोड़ा सा धीरे करते हैं मॉडरेटली, और कई बहुत कम रिएक्टिव हैं, और कई बिल्कुल रिएक्शन करते ही नहीं है एयर से। तो ऐसे आपने देखते हैं जनरली मेटल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एयर में किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीजन के साथ, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल का अपना ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जांपल्स आपने रिएक्शन वाले पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है, जैसे कॉपर है, आप देखते हो कॉपर जब एयर में रहता है, आपने देखा ग्रीन कलर कॉपर में भी, कॉपर क्या बना लेगा? ब्लैक या ग्रीन कलर के कॉपर ऑक्साइड बना लेता है वो। बैलेंस आप कर सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। तो ये अपना मेटल जो है वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अपना क्या बना लेंगे? ऑक्साइड बना लेंगे। सिमिलरली जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कुकर देखते हो, उसके ऊपर जब नया नया लाते हो उसमें चमक होती है, बाद में वो डल हो जाता है। डल क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन गई एल्युमिनियम ऑक्साइड की। अब Al2O3 क्यों बना यहाँ पे? क्योंकि Al की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की 2 है। तो आपको ये तो 9th में पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला बनाना, तो ये बनेगा Al2O3, एल्युमिनियम के 2 और ऑक्सीजन के 3 उसमें करेंगे। डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट रिएक्टिविटी दिखाते हैं, एकदम से रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम और पोटाशियम आपको बताया था, इतने तेज़ रिएक्शन करते हैं कि उनको आग लग जाती है उनमें। अगर उनको हम ओपन रख देंगे हवा में तो अब
इसीलिए उनमें आग लगती है, इसीलिए उनको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग कई बार आ जाता है। नेम द मेटल्स विच आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, वो हैं सोडियम एंड पोटाशियम। वाई सोडियम एंड पोटाशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड इफ़ दे आर केप्ट ओपन इन एयर दे मे कैच फायर। उनमें आग लग सकती है, आग लग जाती है अगर उनको एयर में रख देंगे। तो केरोसिन ऑयल में रखने से आग क्यों नहीं लगेगी? इसका रीज़न आप थोड़ा सा अपना मेहनत करके पढ़ें, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कमेंट्स में लिख के दें कि सोडियम और पोटाशियम को आप एयर में रख दोगे तो आग लग जाती है उनमें, क्योंकि काफ़ी हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बनाएंगे और जल जाएंगे। बहुत तेज़ रिएक्शन उनमें से एनर्जी निकलेगी, इसलिए आग लग जाएगी जब एकदम से एनर्जी निकलती है। लेकिन उनको हमने रखा है केरोसिन ऑयल में ताकि वो बचे रहें, इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। अब केरोसिन ऑयल में रखने से उनको आग से कैसे बचाते हैं, कैसे बचते हैं, वो जलते क्यों नहीं फिर केरोसिन ऑयल में? फिर आते हैं जो स्लो रिएक्शन तो करते हैं, स्लो करते हैं, धीरे धीरे वो रिएक्शन करते रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये स्लोली करते हैं, धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं और उनके ऊपर अपने ऊपर ही उनकी लेयर बन जाती है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कुकर आपको बताया, ये एल्युमिनियम की सरफेस मान लो, इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है रिएक्शन करके। नीचे वाला एल्युमिनियम फिर बचा रहता है, ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। तो ऐसे ये रिएक्शन करते हैं स्लोली और अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, अगर हम आयरन को गर्म करेंगे, आपको पता है आयरन जलता नहीं है, बट आयरन की फीलिंग्स जो हैं, अगर आयरन को छीला हुआ है, लोहे की छीलन भी होती हैं, छोटे छोटे कतरे जैसे लकड़ी की होती हैं छीलन, वैसे ही उसकी लोहे को भी छील सकते हैं। छीली हुई जो लोहे है वो जल जाता है जल्दी। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज़ कोटेड विद ए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ये मेटल है, उसको हमने बर्न किया या गर्म किया तो वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया, कौन सा है वो? तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक। सिल्वर आपने देखा है, सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। अब सिल्वर के ऊपर आपने एक देखा और लेयर कैसे आती है वो बताएंगे आगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, पानी का फॉर्मूला H2O, तो वही है। कई तो बहुत ईजिली रिएक्ट करती हैं, जैसे सोडियम आप डालोगे पानी में तो पानी में आग लगाए, पानी में आग कौन लगा सकता है? सोडियम। अगर आप पानी में, मतलब पानी जल नहीं जाएगा, लेकिन एकदम से सोडियम पानी में डालोगे तो एकदम से उसमें से आग निकलेगी तेज़, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज़ होती है। तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से हीट जनरेट करते हैं सोडियम पोटाशियम। कैल्शियम में आग नहीं लगेगी, लेकिन कैल्शियम से आप कैल्शियम का कहाँ देख सकते हो? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, चूना, आपने चूना को पानी में डाला है तो एकदम से गर्मी निकलती है। ऐसी कैल्शियम में से भी, कैल्शियम भी वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, बहुत हाईली रिएक्टिव है, उनको गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, पानी गर्म करना पड़ेगा। जब पानी में मैग्नीशियम डाल के गर्म करो या गर्म पानी डालो उसके ऊपर, यहाँ कोल्ड वाटर में हाईली रिएक्टिव हैं। ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब और कम रिएक्टिव हैं। एल्युमिनियम स्टीम, मतलब पानी से भाप बनेगी तब वो रिएक्शन करते हैं, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। आयरन भी, जिंक भी। उसके बाद है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, बढ़िया नॉलेज के लिए मिल रही हैं आपको चीज़ें जो आपकी बुक में नहीं लिखी होंगी। फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, जब पानी से रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया, इसमें हम मैग्नीशियम डालेंगे या कैल्शियम डालेंगे तो वो रिएक्शन करके यहाँ हल्का हो जाता है, फ्लोट करता है ऊपर। वो मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करके, पानी में रिएक्ट करने के बाद ऊपर फ्लोट करते हैं एनर्जी रिलीज करते हुए। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे कौन से मेटल जल्दी रिएक्शन करते हैं। नो रिएक्शन विद वाटर, लेड, Pb मीन्स लेड, Cu कॉपर, Ag मतलब सिल्वर एंड Ag मतलब गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड तो आपको अच्छे मेटल, नोबल मेटल माने जाते हैं, कम रिएक्शन करते हैं। गोल्ड तो रिएक्शन बहुत कम करता ही नहीं है ज़्यादातर। सोडियम तेज़ी से रिएक्शन करेगा, पानी को छूते ही उसमें जल जाएगा, बनाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी और हीट। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ एक OH क्यों है, यहाँ दो OH क्यों है, ये आपको 9th क्लास में याद करना चाहिए। Mg2OH का सिंबल 1, तो MgOH ट्वाइस, तो ये आपका इसमें समझ आ जाएगा कि हाँ 1 2 क्यों बनता है। और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा पानी के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है, पानी के साथ कम रिएक्शन करता है, एकदम से रिएक्शन नहीं करेगा। कब करेगा? जब स्टीम होगी तब रिएक्शन करेगा।
है तो वाटर ये, पर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, बहुत ज़्यादा एनर्जी गर्म चीज़ होगा तब इसमें स्टीम आपको पता है कब बनती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो ध्यान रखना ये जो जल्दी रिएक्शन कर रहे हैं ये मैग्नीशियम तेज़ रिएक्शन कर रहा है, करता तो हॉट वाटर के साथ है लेकिन कंपैरेटिवली तेज़ है, तो वो पूरा हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में समझ आ जाए आपको। नेक्स्ट है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड। मेटल के जब ऑक्साइड बन गए, यहाँ पे आपने देखा इसमें भी बनते हैं, यहाँ भी बन रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम जैसे कुछ होते हैं जो कम रिएक्टिव वाले हैं। वो देखो, मेटल ऑक्साइड आपने एसिड बेसिस वाला सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ये बेसिक है, इसमें पानी में डालेंगे इसको, सोडियम ऑक्साइड को, इसका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेसिक हैं। तो ये एसिड से रिएक्शन करेंगे, ऑब्वियसली बेस जो है एसिड से रिएक्शन करती हैं। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने वो बेस बन जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के सामने वो एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं, और रिएक्शन भी ये, क्योंकि रिएक्शन मिनिमम रिएक्शन है ये, तो वो भी आपसे पूछी जाती है एल्यूमिनियम वाली क्या बन गया यहाँ पे। नॉर्मली एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन इसका ऑक्साइड क्या है? एम्फोट्रिक। व्हाट इज़ एम्फोट्रिक? वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। सॉल्ट और वाटर बनेगा जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। एसिड के सामने वो बेस बन जाते हैं, बेस के सामने एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस के सामने, ये दो एग्जांपल हैं इसके, जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक की रिएक्शन आप अपने आप लिख के देंगे कमेंट में, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपको दिखाई जा रही है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 जो यहाँ बना या फिर यहाँ बना ऑक्साइड में, वो अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस की तरह बिहेव करके एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, देखो क्लोरीन इसके साथ और ऑक्सीजन यहाँ चला गया। ऐसे ही इसको हम अलग अलग चीज़ों से देखो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, अलग अलग नहीं होती, सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो ये एरो बनाया हुआ है आपको, ये जो ऐसे लग रहा है डॉट डॉट करके ऐसे लग रहा है, ये डॉट डॉट नहीं है, ये क्या है? एरो है थोड़ा उसमें, ठीक है। तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बन गया इसमें। यही Al2O3 जब बेस से रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये उसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तब ये एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिडिक ऑक्साइड की तरह। यहाँ ये बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ इसने बनाया सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस वाटर, मेटल को आगे लिखा जाता है। ये मेटल यहाँ पे, ये नॉन मेटल की तरह है, यहाँ ये नॉन मेटल की तरह रिएक्ट कर रहा है, ये नॉन मेटल की तरह ऑक्साइड बन गया ये। तो इसलिए है मेटल है पर ऑक्साइड वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे नॉन मेटल हो। तो यहाँ ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं जो मेटल, वो मेटल ऑक्साइड, मेटल के वो ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी। बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो आपको पता ही है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर बनता है। तो उसको बोलते हैं हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो ये एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एक ये रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन आप लिख सकते हो, सिमिलरली जिंक की रिएक्शन होगी, बस जिंक का ऑक्साइड जो है वो ZNO होगा, क्योंकि जिंक का जो है जिंक का जो वैलेंसी है वो 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है। तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो, जैसे आपका ZNO प्लस HCl के सामने ये क्या करेगा? ZnCl2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको, बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दिया आपने, तो आई थिंक ये बैलेंस हो गई। तो ये आप रिएक्शन समझ गए। यहाँ आप ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेसिक है, एसिड के साथ तो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन बेस के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गई तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस के तरह। तो ये ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने एसिड की तरह और HCl के सामने बेस की तरह। अब ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप कमेंट में डाल सकते हैं इसको। नेम ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वेरी इजी। नॉन मेटल भी साथ में याद कर लें, मेटल है तो मर्करी, नॉन मेटल है तो ब्रोमाइन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, पूरे पीछे वीडियो में देखिए, बहुत अच्छी तरह समझाया है। मेलेबल मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स ऑन बीटिंग, इट इज़ नोन एज मेलेबिलिटी, एंड मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, विच इज़ नोन एज डक्टिलिटी। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल, वो आपको बताया था, सोडियम एंड पोटेशियम बर्न वेरी
vigorously if kept in open air and may catch fire, so they are kept under oil. आपको कमेंट में ये बताना है कि ऑयल में रखने से वो कैसे बच जाते हैं, ऑयल में रखने से क्यों नहीं जलते। वाटर एम्फोट्रिक ऑक्साइड सामने आपके। गिव टू एग्जांपल्स, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों एम्फोट्रिक ऑक्साइड हैं। चलो थैंक यू। आपको जो अच्छा लगे इसमें वो कमेंट में करें, ज़रूर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे के वीडियो आसानी से मिल सकें। मैं सारे चैप्टर्स के और इनके जो आपकी वर्कशीट्स हैं सबके वीडियो बनाऊंगा, और ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसी से तैयार होते हैं, जनरल नॉलेज भी इसी से तैयार होती है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब का आपका ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब इस तरह रेड कलर का उसमें आता है। चैनल में वीडियो आप देखते हो लेकिन उसको अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको फिर दोबारा वो वीडियो आगे के वीडियो नहीं पता लगते, जब आते हैं फिर लेट पता लगते हैं। साथ में एक ऐसे बेल वाला आइकॉन बना होगा वहाँ पे, उसको दबा देंगे तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है कोई भी आपका, वो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू।